नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के शामली में विकास की नई तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में विकास को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने शामली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जिक्र करते हुए जिले के विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विकास परियोजनाओं को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जिस पावन हनुमान टीला में आकर लीलाधारी श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और यहां पर यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था, शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था, और कैराना की पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा शामली जनपद जिसकी अपनी गन्ने की मिठास है, शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के सेंट्रल मार्केट सेटबैक विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी मेरठ पहुंचे हैं। आपको बता दें, उन्होंने मेरठ कमिश्नरी सभागार में पहुंचकर व्यापारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। अवनीश अवस्थी ने कहा कि उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री ने मेरठ भेजा है ताकि व्यापारियों का पक्ष सुना जा सके और उनकी समस्याओं की जानकारी ली जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार पीड़ित व्यापारियों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर आज प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंचने के बाद उन्होंने सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों और लोगों से बातचीत कही। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उनको यहां भेजा है उनकी हर संभव मदद करने के लिए। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व ही सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, जितने भी सेटबैक को छोड़ना पड़ेगा और जितने भी 44 भूखंड को आवास विकास के द्वारा सील किया गया था उनको जो जितना भी अवैध हिस्सा उसको ध्वस्त किया जाएगा। वहीं अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा कि बातचीत करते हुए बताया है कि
जितनी भी उनकी संभव मदद होगी सरकार के द्वारा वो की जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मानना जरूरी है। वहीं व्यापारियों से हमारी इस बारे में बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में हमारी पूरी मदद करेगी। अवनीश अवस्थी के साथ साथ पी गुरु प्रसाद भी उनके साथ में मौजूद रहे, जो आवास विकास के एक बड़े अधिकारी हैं। उसके साथ साथ मेरठ के भी जितने बड़े अधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। देखिए, आज हम लोग गुरु प्रसाद जी प्रमुख सचिव आवास और नगर विकास और बलकार जी आवास आयुक्त और कमिश्नर, यहाँ के वीसी, नगर आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी 2 राउंड ऑफ बैठक जो यहाँ पर सेंट्रल मार्केट के हमारे प्रभावित लोग हैं उनसे बैठक हुई। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी जो वास्तविक रूप से प्रभावित भी हैं। फर्स्ट राउंड में EWS और जो छोटे प्लॉट के लोग हैं उनके साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। कई सुझाव आए हैं और हम लोगों ने एक स्पष्ट बिंदु ये बताया उनको कि कोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस हर हालत में करना होगा, और उस कंप्लायंस को करने में जो हमें आदेश मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि जो भी संभव सहायता हो सकती है कंप्लायंस कराने में, वो हम हर व्यक्ति के लिए देना प्रस्तावित करेंगे, चर्चा करके, वार्ता करके, जिससे कि इसका एक स्थायी समाधान निकल जाए। बार बार कोर्ट के सामने अपीयर ना होना पड़े। हमारे अधिकारियों को जो है अब एक आदेश ये है कि बहुत जल्दी इसका समाधान करें। सेकंड राउंड हमारी उन लोगों के साथ बातचीत हुई है जो सील्ड आवास में है, जिनके भवन सील्ड है, 44 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उनसे भी बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और मंदिर ट्रस्ट और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर दान की पवित्रता बचाओ, पूरा लेखा जोखा दिखाओ जैसे संदेश लिखे, पोस्टर भी दिखाए। कई कार्यकर्ता माथे पर तिलक लगाए और हाथों में श्री रामचरित मानस को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया है। वहाँ पे जांच सही होनी चाहिए। SIT पे हमें भरोसा नहीं कि SIT सरकार द्वारा गठित की गई है, वो सरकार आम जनता के साथ और चंदा चोरी पे जो है न्याय कर पाएगी। SIT सरकार द्वारा गठित की गई, इतनी SIT बनी हुई है, अभी तक किसी SIT की सही जांच हो पाई है अभी तक? आप बताइए। योगी की किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है भैया, वो किसी भी बात जो कह के निकल जाते हैं, उनपे कोई मतलब नहीं निकलते। चाहते हैं कि जो है केंद्र सरकार द्वारा और निकाय जजों द्वारा जो है जांच की जाए और उनकी जो है गठन किया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अगस्त के अंतिम सप्ताह से समाजवादी PDA रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त के बाद ये यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा सकती है। चर्चा है कि अखिलेश यादव इस रथ यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू धार्मिक स्थल से भी कर सकते हैं। हालांकि इस स्थान को लेकर पार्टी स्तर पर अभी मंथन जारी है। इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने और PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इसे समाजवादी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रथ यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव गैर पारंपरिक हिंदू वोटरों तक पहुंच बनाने और व्यापक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने मेगा प्लान तैयार कर रखा है। सोर्सेस के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, अगस्त के आखिरी हफ्ते से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा PDA रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा के माध्यम से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर करने की कवायद तेज की जाएगी। दरअसल इस यात्रा की अगर बात की जाए तो इस यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने सबसे बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक
मान रही है और पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाना है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। यात्रा के माध्यम से पार्टी अपनी नीतियां, जनहित के मुद्दों और सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक एजेंडे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को अपने प्रमुख राजनीतिक आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है और अब पार्टी इस आधार को और मजबूत करने के साथ साथ अन्य सामाजिक वर्गों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। अगस्त के आखिरी हफ्ते से पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत होगी और ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के किसी प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल से इस यात्रा की शुरुआत होगी और समाजवादी पार्टी विधानसभा की लगभग 403 सीटों पर ये रथ यात्रा जो है वो निकालेगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने अब मैदानी इलाकों की भी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, हरिद्वार और नरौरा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। आपको बता दें, प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और हर घंटे स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि कानपुर के 176 गांवों को बाढ़ संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। 35 बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं, जबकि 101 शरणालयों को भी तैयार किया गया है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी रही तो आने वाले दिनों में गंगा किनारे बसे इलाकों में खतरा बढ़ सकता है। कानपुर से हमारे संवाददाता कुशाग्र अवस्थी की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब कानपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। हरिद्वार और नरोरा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए कानपुर के 30 के 30 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं जैसे ही गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर नजर आ गया है। इस समय हम कानपुर के गंगा बैराज पर खड़े हैं, जहां मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि कैसे कानपुर के गंगा बैराज के 30 के 30 गेट खोल दिए गए हैं और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक रूप से घाटों के किनारे ना जाएं और उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पर पानी और बाढ़ आने की संभावना है। वहीं जिसके चलते जिला प्रशासन ने 176 गांवों को चिन्हित किया जो बाढ़ संभावित क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं पे 35 सक्रिय चौकी भी करी गई हैं जिला प्रशासन द्वारा। वहीं पर 101 शेल्टर हाउस भी जिला प्रशासन ने तैयार किए हैं और अगर कोई परिवार बाढ़ से प्रभावित होता है तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने राहत किट तैयार करी है। 1100 राहत किट जिला प्रशासन द्वारा तैयार करी गई हैं। वहीं फिलहाल जिला प्रशासन का मानना है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अगर इसी तरह पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होती रही और जल स्तर बढ़ने का सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में जिला प्रशासन और जो घाट के अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं, जो क्षेत्र वाले जो गांव हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या की बात हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट तकी के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। अब सीधे आपको ले चलते हैं गाजियाबाद, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां वो 868 करोड़ से अधिक लागत और परियोजनाओं का सौगात देंगे। इस वक्त वो वहां गाजियाबाद पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं, चले सुनाते हैं। विधायक होना और उसमें 2 बार निर्दल विधायक होना, 2 बार प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होना और 2 बार कैबिनेट मंत्री होना, यह उनकी लोकप्रियता को, जनता के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम को और उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन को जनता के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ऐसे एक आदर्श जननेता की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे अजीत पाल त्यागी जी ने आमंत्रित किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी पुण्य स्मृति में
कल उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, माता पिता का त्याग और उनकी साधना उनके पुत्र के कार्यों में झलकती है। आज उनके माता और पिता का जो तपस्या थी, जो साधना है, लोक कल्याण के प्रति समर्पण का भाव है, आज उसी का परिणाम है। श्री अजीत पाल त्यागी लगातार यहां से विधायक बनकर के अपने पिता के उन कार्यों को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। आप सबका यह उत्साह उस प्रेम को और उस सेवा को आज यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। गाजियाबाद अपनी पहचान रखने वाला एक जनपद, भगवान दुग्धेश्वर नाथ का पावन जनपद, हिंडन नदी जिस जनपद को भी सिंचित करती है, अपनी हस्तशिल्प के लिए जगविख्यात गाजियाबाद जनपद। लेकिन एक दशक पहले गाजियाबाद जनपद की स्थिति क्या हो गई थी? दिल्ली का प्रवेश द्वार हो गया था। और प्रवेश द्वार की स्थिति कैसी थी? जिसके नाम लेने से लोग भयभीत होते थे, आने का साहस नहीं करते थे। गंदगी यहां की पहचान थी। यहां की गुंडागर्दी पे फिल्में बनती थी। लोग गाजियाबाद के नाम पर ये मान करके चलते थे कोई बहुत गंदा शहर है। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन आज का गाजियाबाद, आपने बहनों और भाइयों, 10 वर्ष पहले गाजियाबाद में अराजकता, गुंडागर्दी और गैंगवार के संघर्ष को भी यहां देखा है। और आज सुशासन के मॉडल के तहत आज का नया गाजियाबाद जो पहचान बना रहा है, वह भी आज आप सबको दिखाई दे रहा है। घंटों की दूरी तय करने में, जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, आज उस दूरी को तय करने में गाजियाबाद के अंदर मात्र कुछ मिनटों में आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। कोई सोचता था गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, गाजियाबाद नगर निगम इतना साफ सुथरा होगा, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल पाएगी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले से प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों को विकास से फुर्सत नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। एक प्रकार से उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, हमें रैपिड रेल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 32,000 करोड़ रुपए का निवेश लगना था। मैं मुख्यमंत्री बना, ये प्रस्ताव मेरे सामने भी आया। मैंने कहा पिछली सरकारों ने क्या निर्णय किया है? उन्होंने कहा पिछली सरकार ने नकारात्मक रूप से लिखा। मैंने कहा भी नहीं, इस प्रस्ताव की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि साहब इसमें 32,000 करोड़ रुपया लगना है, पैसा अब राज्य सरकार को भी देना है, केंद्र सरकार भी उतना ही पैसा देगी जितना राज्य सरकार देगी। क्या राज्य सरकार दे पाएगी? मैंने कहा जरूर देगी, चिंता मत करो। ये सब जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। मेरठ और गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। डॉक्टर मंजू शिवाज जी भी आई थी, अजीत पाल त्यागी जी भी आए थे, अतुल गर्ग भी आए थे, सुनील शर्मा भी आए थे। ये सभी लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा था
और नंदकिशोर गुर्जर भी आए थे, कह रहे थे कि उसकी एक रेखा थोड़ा लोनी की तरफ भी जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है हमने 17 में निर्णय लेकर के अच्छा किया। 3 घंटे की दूरी को घटा करके केवल 40 मिनट कर दिया है। 40 मिनट। आज मेरठ से आप चलेंगे, मेरठ से चलेंगे और मात्र 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुरादनगर और मोदी नगर तो और कम समय में आप पहुंच सकते हैं। यहां से उस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सोच सकता था 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा, आज वह भी साकार हुआ है। कोई सोचता था गाजियाबाद में, हिंडन में सिविल टर्मिनल बनेगा, आज वह भी साकार हो गया है। अब गाजियाबाद के लोगों को देश के अंदर कहीं यात्रा करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिंडन में ही उन्हें वायु सेवा प्राप्त है। कोई सोचता था। तो गाजियाबाद से सुन रहे थे आप सीएम योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।